कहानी की शुरुआत होती है टाइपराइटर से, जहाँ पहले लिखा हुआ आता है व्हाट हैपेंड बिफोर, फिर बिफोर मिटकर बी फर बन जाता है। इस छोटे से मोमेंट में टोन सेट हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूडी और निक एक केस सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बेलवेदर एक्सपोज हो चुकी है। वो और किसी से नहीं बल्कि एक रिकॉर्डर पेन से एक्सपोज हुई है, जिसमें उसके ही शब्द उसके ही खिलाफ यूज किए गए हैं। जूडी सीधी खड़ी है, एकदम कॉन्फिडेंट, बिना हिचकिचाए। निक उसके साइड में है, उसके पूरे सपोर्ट में। दोनों जीत जाते हैं। कैमरास फ्लैश करते हैं और शहर को उन्हें उनकी नई जोड़ी मिल चुकी है। जूडी प्राउड है, स्पॉटलाइट को एंजॉय कर रही है। निक हमें यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल कैरेट पेन गिफ्ट में मिलता है, जो निक संभाल के रखता है। ज़ूटोपिया एक ऐसा शहर है जहाँ सभी एनिमल्स अपने डिफरेंसेस को बाजू में रखते हुए वेदर वॉल्स के जरिए सभी हैबिटेट को एक साथ करते हुए साथ में रहते हैं बिना किसी डिफरेंसेस के। ये ऐसा शहर है जहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है और सब अपने आप में खुश रहते हैं, एक साथ रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है जेडपीडी में, जहां हम निक, जूडी, ज़ीब्रोस और कई सारे कॉप्स को एक साथ देखते हैं। हम देखते हैं जेडपीडी में चीफ ऑर्डर दे रहा है कि एक क्रिमिनल को चेस करना है, उसे पकड़ना है। लेकिन ये पूरा सुनने के पहले ही निक और जूडी ऑलरेडी निकल चुके हैं उसे पकड़ने के लिए। क्योंकि क्रिमिनल एक शिपयार्ड में स्मगलिंग कर रहा है, तो वो दोनों अंडर कवर बन के शिपयार्ड में पहुंच जाते हैं। निक वहाँ बातें संभाल लेता है, कहानी बनाता है और उसको इमोशनल कर देता है। जूडी थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो जाती है। फिनिक का रिवील प्लान को सेव कर लेता है, पर जब चीफ की वार्निंग आती है सब बिगड़ जाता है। स्मगलर भाग जाता है। अब शुरू होती है चेस के दौरान जूडी प्रूव करना चाहती है कि वो कितने सही है। वो हर कोशिश प्रयास करती है कि वो कैसे भी करके उसे पकड़े। निक हमेशा की तरह मजाक के मूड में है, पर जब वो देखता है जूडी खुद को रिस्क में डाल रही है तो उसकी टेंशन भी थोड़ी साफ दिखाई दे रही है। एक्सीडेंट होता है और शहर तहस नहस की ओर पड़ जाता है। अंत में क्रेडिट किसी और मिलता है, क्योंकि क्रिमिनल ज़ीब्रोस के गाड़ी में पकड़ा जाता है। शहर फिर से उन्हें डाउट के नज़र से देख रहा है। ऑफिस में जूडी एक्सप्लेन करना चाहती है। निक मजाक में ही बात टाल रहा है। चीफ गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, क्योंकि तुमने पहले एक बार सिटी पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इससे मेरा और डिपार्टमेंट का नाम खराब हो सकता है। और ये कहकर वो उन्हें काउंसलिंग में भेज देता है। निक और जूडी वहाँ से निकल जाते हैं। जब निक की इनसिक्योरिटी पॉइंट आउट होती है, उसकी स्माइल गिर जाती। हम देख रहे हैं कि जूडी फाइट करना चाहती है, प्रूव करना चाहती है। निक कहना चाहता है कि थोड़ा पीछे रहना भी ठीक है। हर बार हमें कोई परफेक्ट समझे ये जरूरी नहीं। बाहर स्टेप्स पे दोनों का डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। जूडी के लिए पार्टनरशिप एक मिशन है, निक के लिए वो एक बॉन्ड। वो दोनों अलग रास्ते निकल जाते हैं। जूडी बुक्स के साथ सबवे में और निक ट्रैश ट्रक से उतर के छोटे से बेसमेंट अपार्टमेंट, जो उसका घर है। हम देखते हैं कि उसकी जगह कितनी मैसी है, लेकिन उसने दो ही चीज संभाल के रखी है। एक है उसका कैरेट पेन और एक है उनकी फोटो। निक जूडी को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। जूडी पेरेंट्स से बात करते हुए दिखाई दे रही है, कहती है सब ठीक है, और निक के बारे में पूछने पर वो इतना ही बोलती है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता। कहानी यही रुकती है। दोनों एक ही शहर में एक ही टीम होके भी थोड़े अलग जगह खड़े हुए हैं। शहर के बीच जूडी का रूम एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ फैमिली, ड्यूटी और एक्सपेक्टेशंस सब एक साथ टकरा रहे होते हैं। पेरेंट्स की बातें, पार्टनरशिप, कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा खुद को दबा लेने पर घूमते रहती है।
यही हमें दिखाई देता है कि जूडी को बचपन से सिखाया गया है कि सही रहना ज़रूरी है, चाहे उसमें थोड़ा सा अंदर से टूटना क्यों ना पड़े। ये बैकग्राउंड उसकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है। वो एडजस्ट करती है पर अपनी जिम्मेदारी से भागती नहीं। कॉल ख़त्म होते ही थकान उसके ऊपर आ जाती है। बेड पर 2 चीज़ें पड़ी होती है, एक केस फाइल और एक पार्टनर बुक। ये सिर्फ चीज़ें नहीं है, ये चॉइस है। जूडी जानती है कि उसे क्या करना है और बिना ज़्यादा सोचे पार्टनर बुक उठा लेती है। ये मोमेंट क्वाइटली बताता है कि वो सिस्टम पर अभी भी भरोसा रखना चाहती है, इवन जब सिस्टम उसे बार बार डिसअपॉइंट कर रहा है। टीवी चलते हुए रैंडम नॉइस रहता है, गेम शोज, पुरानी गलतियों का फुटेज, वेदर का केओस, सब एक साथ शहर की मिक्स रियलिटी दिखाए जाते हैं। जूडी पढ़ती जाती है, हाईलाइट कर रही है। रिपोर्टर के बीच गाला और एक पुराने रेप्टाइल अटैक का जिक्र आता है। यहाँ जूडी का फोकस शार्प हो जाता है। स्क्रीन पर एक कैटरिंग वैन उसको दिखाया देने लगता है। वो रिवाइंड करती है, पॉज करती है और अपना फाइल खोलती है। दोनों वैन्स का लोगो मैच करती है। ये छोटा सा डिटेल उसके लिए लाउड हो जाता है। वो नोटिस करती है कि चेस के टाइम जिस वैन पे उसे थोड़ा शक हुआ था, वो वैन सेम कंपनी का है। इस मोमेंट से पता चलता है कि जूडी का दिमाग प्रेशर में भी काम कर रहा है। जर्नल का नाम, पुरानी हिस्ट्री और पॉडकास्ट की कॉन्स्पिरेसी सब एक थ्रेड में जुड़ जाते हैं। स्नेक अटैक, जर्नल की प्रोटेक्शन और एक पुराना सच, सब एक साथ। जूडी के लिए ये थियरी नहीं रह जाता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। निक अपनी दुनिया में है, मूवी चल रही है, खाना सिंपल है, वाइब रिलैक्स्ड। ये सरफेस लेवल काम है। अंदर वो वही फॉक्स है जो शहर ने पहले ही जज कर लिया था। जूडी का कॉल उसकी कंफर्ट को तोड़ देता है। वो पहले कैजुअल रहता है, डाउट करता है, अवॉइड करता है। ये सीन हमें दिखाता है कि निक को होप से ज्यादा रिस्क याद आता है। जूडी नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती है। जब वो निक के सामने फिजिकली आ जाती है तब कॉन्ट्रास्ट और क्लियर हो जाता है। हम अंडरकवर इवेंट में जाएंगे और निक हमेशा की तरह उसका बात मान लेता है। वो पार्किंग ड्यूटी के बहाने वहां जाते हैं। बनी फिर से ड्राइविंग सीट पर है, फॉक्स फिर से पैसेंजर। ये रिपीटेड डायनामिक बताता है कि निक अपनी कंट्रोल जूडी को दे देता है, बिना ओपनली कहे। गाला एक सपने जैसा है, लाइट्स, म्यूजिक, सेलिब्रिटीज, पावर, सब है। पार्किंग ड्यूटी के थ्रू दोनों बिना नोटिस हुए अंदर घुस जाते हैं। जूडी ओवर एक्साइटेड है, निक ऑब्जर्वेंट होता है। शहर का इलाइट फेस सब एक साथ चल रहा होता है। कैटरिंग वैन्स का फ्लीट दिखते ही जूडी अलर्ट हो जाती है। एक वैन थोड़ा ज्यादा गर्म है, यह लॉजिकल इंस्टिंक्ट है। निक का ह्यूमर बीच में आता है पर जूडी फोकस्ड रहती है। प्लानिंग अब ऑफिशियली ब्रेकिंग बन चुकी है। निक कपड़े बदलते वक्त खुद को नोटिस करता है, एक रेयर मोमेंट जहां वो अपने आप को थोड़ा वर्थ करता है। हम देखते हैं कि जूडी जब ड्रेस में आई है और वो ग्लैमरस दिख रही है, तब निक भी उसे देखकर खुश है। अंदर वो जर्नल सिक्योर है, वहाँ गार्ड्स है और उनकी टोटल सिक्योरिटी बनी हुई है। उसका कवर मेटल है। निक जोक्स करता है लेकिन जूडी सीरियस है। वहाँ थोड़े टाइम में हम देखते हैं कि जूडी और पॉबर्ट की दोस्ती हो जाती है। पॉबर्ट एक लिंक स्ले है
जैसे हमें पता है कि लिंक्सले की फैमिली ने ये जर्नल लिखी हुई है, ये सबको पता होता है। वहाँ उसे स्नेक स्किन का रिवील हो जाता है। उससे सब कुछ बदल जाता है। निक पहली बार ट्रूली कन्विंस नहीं होता। जब वो वार्निंग देना चाहता है, कनेक्शन टूट जाता है। वो जानबूझ के स्पॉटलाइट ऐसी जगह गिराता है जिससे जूडी समझ जाए कि वो क्या इशारा करना चाहता है। उसकी नज़र वहाँ पड़ जाती है। ट्रूथ लिटरली ऊपर से गिरता है। स्नेक का पब्लिक रिवील शहर को फ्रीज कर देता है। पैनिक और पावर का अगली फेस सामने आ जाता है। स्नेक जर्नल और लिंक्सली को ले जाता है। जूडी बिना सोचे पीछे जाती है। निक भी। किचन, हॉलवेज, पोर्ट्रेट्स, हिस्ट्री लिटरली चेस का बैकग्राउंड बन जाती है। फायरप्लेस, हीट और स्नेक का डर दिखाता है कि ये विलन सिंपल नहीं है। स्नेक का फियर, उसकी बातें और उसका मोटिव ग्रे एरिया क्रिएट करता है। जूडी सुनना चाहती है। स्नेक कहता है कि वो निर्दोष है। निक रिएक्शन में काम करता है। फ्राइंग पैन का हिट मिसअंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देता है। लिंक्सली का ट्रू फेस निकल कर आता है, पावर, कवर अप और वायलेंस में। फिर हम देखते हैं वहां फायर, एस्केप और डिसीजंस हो रहे हैं। जूडी स्नेक को नहीं छोड़ती। निक रिलेक्टेंटली साथ देता है। बोगो का एक्सीडेंट सब कुछ उल्टा कर देता है। अब हीरो विलन बन चुके हैं। मीडिया, पॉलिटिक्स और फियर नैरेटिव सेट करके जूडी और निक को गलत बताया जा रहा है। उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। वो वहां से जंप करते थे और उन्हें मिस्टर बिग मिलता है, उनके न्यू आइडेंटिटी ऑफर करते हुए। वो कहता है तुम्हें अभी यहाँ से भागना होगा। जूडी रेफ्यूज करती है। निक रेडी होता है पर रुक जाता है। यह सीन बताता है कि निक का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अब पार्टनरशिप के सामने कमजोर पड़ रहा है। उसे खुद के सर्वाइवल से ज्यादा जूडी की परवाह है। जर्नल का सीक्रेट, रेप्टाइल्स का ट्रूथ और एक लास्ट चांस। निबल्स एंट्री के साथ केओस और ह्यूमर आता है, पर डायरेक्शन भी। हम देखते हैं निबल्स एक पॉडकास्टर है जो अपने पॉडकास्ट के लिए रेप्टाइल से बातें करता है और वही उन्हें मार्स मार्केट के एक अलग दुनिया में लेके जाता है। रेप्टाइल्स का हिडन सच, रूल्स अलग है, रिस्पेक्ट जरूरी है, वॉलरस फेरी, ऑकवर्ड साइलेंस और उनका एनिवर्सरी जो ये काम बिफोर स्टॉर्म है। दूर से चेस चल रही है, अथॉरिटीज पास आ रही है और निक और जूडी को सब ढूंढ रहे हैं। स्टोरी यहीं से नेक्स्ट फेज में जाने वाली है और यहीं तक ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और बिल्कुल दो अलग एनिमल्स के एक साथ खड़े रहने की कहानी बन चुकी है, बिना बोले, बिना जताए। उन्हें पता चलता है रेप्टाइल से मिलने के लिए उन्हें बोट के अंदर जाना होगा। अंदर जाते ही सब कुछ टेढ़ा और अनकंफर्टेबल हो जाता है। पॉटहोल्स पानी के नीचे हो जाते हैं। अंधेरा बढ़ते जा रहा है। जूडी फोकस्ड है पर निक का डिस्कम्फर्ट क्लियरली निकल के आ रहा है। यही से पता चलता है कि निक जितना केयरफ्री दिखता है उतना नहीं है। रेप्टाइल्स उसके लिए सिर्फ केस नहीं, पुराना डर है। जूडी जस्टिस पे चलती है, निक सर्वाइवल पे। रेप्टाइल स्पीकईजी का रिवील एक अलग दुनिया खोल देता है, वियर्ड, अनकंफर्टेबल और बिल्कुल एलियन। निक हर स्टेप पे अनईजी है जबकि जूडी ऑब्जर्व कर रही है। रेप्टाइल्स के साथ उनका इंटरेक्शन एकदम सटल मिरर बन चुका है। ये वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम ने सीधे ढकेल फेंका है। जीसस की एंट्री पावर और मिस्ट्री दोनों लाता है। जर्नल का वेट सिर्फ मेटल का नहीं, हिस्ट्री का है। ये रिवील होता है कि रेप्टाइल्स का शहर से निकलना एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पावर और एक्सपेंशन का रिजल्ट था। जूडी के लिए सिर्फ पास्ट नहीं, प्रेजेंट का थ्रेट बन जाता है। उन्हें पता चलता है कि मेटल के कवर में कुछ ऐसा छिपा हुआ राज है जो सिर्फ एक स्नेक ही ढूंढ सकता है। जूडी कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि जिस जूटोपिया के जर्नल को जिन्होंने लिंक्सली ने लिखा है, वो स्नेक के लिए क्यों कोई राज छुपाना चाहेंगे। डेंजर सडनली रियल हो जाता है जब कॉप्स उन तक पहुंच जाते हैं। पैनिक, चेस और एक मोमेंट में वो स्नेक फिर से जर्नल लेके भाग जाता है। यही जूडी का इंस्टिंक्ट बिना सोचे एक्शन में बदल जाता है। निक हेजिटेट करता है पर फॉलो करता है। ये सीन बता देता है कि निक बोलता कम है, पर जब जूडी आगे बढ़ती है वो पीछे नहीं रहता। मार्स मार्केट का चेस पूरे केओस में बदल जाता है। पानी, डॉग्स, हिप्पोस और एक रैबिट जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। निक बार बार डर और लॉजिक याद दिलाता है, पर जूडी का बिलीव उसे भी खींच लेता है।
रेड लाइन का जंप एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट है। जूडी रिस्क लेती है, निक डर के बावजूद साथ आता है। ट्यूब के अंदर फाइट, सर्वाइवल और ट्रस्ट दोनों का टेस्ट बन जाता है। जूडी ऑलमोस्ट सब कुछ खो देती है, निक उसे खींच के बचाता है और वो स्नेक वहीं से निकल जाता है। क्लिफ के नीचे दोनों थके हुए पड़े होते हैं। यहाँ ब्लेम नहीं, बस एक्सेप्टेंस है। जिंदा रहना भी एक जीत लगती है। जूडी को वापस एक बैग नजर आता है जो शायद स्नेक से रह गया है। जब क्लू मिलता है वो सब एक दूसरे से जोड़ने लगती है। फैनी पैक, मैचेस, फ्लावर्स। जूडी फिर से केस पकड़ लेती है। निक छोड़ना चाहता है पर जूडी का दिमाग ऑलरेडी आगे जा चुका होता है। वहां हम देखते हैं माउंटेन गोड्स को जो हनीमून लॉज की जिक्र करते हैं। वो एक नया डायरेक्शन है। उन्हें पता चलता है कि वो पहले एक हाइड आउट था। निक इरिटेट होता है पर जूडी डिटरमाइंड है। क्लिफ क्लाइंब के दौरान उनके बीच का गैप फिजिकल भी है और इमोशनल भी। जूडी फास्ट है, निक कॉशियस। और फिर कैरेट पेन, उनकी पार्टनरशिप का सिंबल। मजाक, फ्रस्ट्रेशन और फाइनली एक गलती में टूट जाता है। ये सिर्फ पेन नहीं, ये वो मोमेंट है जहां दोनों समझ जाते हैं कि बातें दबाने का नुकसान क्या होता है। जूडी बिना रुके लॉज के अंदर चली जाती है। एक्शन उसका शील्ड बन जाता है। निक पीछे रह जाता है गिल्ट के साथ। नीचे वैली में पेन के टुकड़े पड़े होते हैं और उन्हें उठाता है हॉग बॉटन। यह सीन साइलेंटली बता देता है कि उनकी पर्सनल क्रैक अब सिस्टम के हाथ लग चुकी है। और यहीं से कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये ट्रस्ट, फियर और दो अलग लव लैंग्वेजेस की कहानी बन जाती है। जूडी जो सब कुछ बोल के जीती है और निक जो सब कुछ छुपा के रहता है, सहता है। हॉग बॉटम ऊपर टावरिंग क्लिफ को देखता है और फिर गोट कॉप पार्टनर्स को सिग्नल देता है। दोनों गोट्स एक दूसरे को देखकर बिना कुछ बोले क्लिफ्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ऊपर लॉज के अंदर जूडी नॉर्मली वेट करती है पर इस बार फ्रस्ट्रेशन उसे रोकने नहीं देती। वो अकेली ट्विस्टी हॉलवे में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद निक आता है पर जूडी का डायरेक्शन मिस हो चुका है। दोनों एक ही जगह होते हुए भी अलग अलग रास्तों में खो चुके हैं। ये मोमेंट क्वाइटली दिखाता है कि उनका इमोशनल गैप अब फिजिकल बन चुका है। जूडी फ्लैशलाइट के साथ लॉज एक्सप्लोर कर रही है। पुराने आइटम्स, अबंडेंट मेमोरीज और एक ऑयली पडल जगह को और क्रीपी बना देती है। फिर उसकी नज़र एक स्नेक स्किन पर पड़ती है जो सीधा एटिक की तरफ जा रही होती है। यहाँ से जूडी का फोकस लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ निक जूडी को ढूंढते हुए और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक रोटन फ्लोरबोर्ड के थ्रू नीचे क्लिफ दिख रहा है और इसी मोमेंट में उसे गोट्स अप्रोच करते हुए नजर आते हैं। डेंजर अब रियल हो चुका है। वहाँ जूडी को स्नेक की पर्सनल चीज़ें मिलती है, मेटल बाउंड बुक्स और एक एविडेंस बोर्ड जो डिकेड्स की सच्चाई को जोड़ रहा है। हेडलाइंस रिपीट हो रही है, एक्सपांशन, रेप्टाइल्स का इरेज होना, फियर का यूज़। जूडी समझ जाती है कि ये एक पुरानी फोटो में स्नेक अपने बच्चों के साथ होती है। पीछे क्लॉक टावर जैसा बीकन, रेप्टाइल रेवेन लिखा होता है। यही जूडी को रियलाइज होता है कि एक पूरा नेबरहुड मिटा दिया गया है। यह सीन ही बता देता है कि जूडी के लिए जस्टिस सिर्फ लॉ नहीं, हिस्ट्री भी है। निक अंदर आता है अर्जेंसी के साथ। उसे पता है कॉप्स आ रहे हैं। जूडी अब भी एविडेंस से चिपकी हुई है। दोनों के बीच डिफरेंस क्लियरली उभर कर आते हैं। जूडी के लिए सच्चाई निकालना जरूरी है, निक के लिए जिंदा रहना। ये वही जगह है जहां उनके बिलीफ कोलाइड कर रहे हैं। निक का फियर सिर्फ केस का नहीं, जूडी को खोने का है। जूडी का दर्द सिर्फ निक का नहीं, पूरी दुनिया का है। जब जूडी के मुंह से ये निकल जाता है कि शायद दोनों अलग है, वो सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो रिलेशनशिप का फ्रैक्चर होता है। और तब बुलेट्स की जगह ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स हवा चीर देते हैं। गोट्स दीवार तोड़कर घुस जाते हैं। लॉज लिटरली टूटना शुरू हो जाता है। एक वुडन सपोर्ट गिरता है
और निक और जूडी फिजिकली अलग साइड्स में फंस जाते हैं। निक नीचे गिर जाता है, जूडी ऊपर एविडेंस के साथ। जूडी एविडेंस बचाने की कोशिश करती है पर टेबल क्लिफ के नीचे गिर जाता है। उसके हाथ सिर्फ एक पुरानी फोटो लगती है, बस इतना ही प्रूफ बचता है। इसी केओस में पॉबर्ट का रिवील होता है। वो मोटरसाइकिल ड्राइवर जो स्नेक की रक्षा कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि पॉबर्ट ही है। वो गोट कॉप को टक्कर मारकर जूडी को बचाता है। स्नेक भी सामने आता है। लॉज और ज्यादा क्रैक करता है। नीचे निक फाइट कर रहा होता है और ऊपर जूडी को चॉइस मिलती है। जब निक उसे बचाने के लिए दौड़ता है, एक स्प्लिट सेकंड में जूडी डार्ट से हिट हो जाती है और गिर जाती है। पॉबर्ट उसे पकड़ लेता है। निक ये सब देखकर फ्रीज हो जाता है। ये सीन से हमें पता चलता है कि निक कितना टूट चुका है। वो हमेशा कंट्रोल में रहने वाला फॉक्स इस बार कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। हम देखते हैं जूडी को होश बाइक पर आता है। डेजर्ट डंस, साइड बार, सब रियल नहीं लग रहा। उसका पहला थॉट निक होता है। पॉबर्ट बताता है कि निक पकड़ा जा चुका है। जूडी पीछे देखती है पर बाइक आगे बढ़ते रहती है। दूसरी तरफ क्लिफ टॉप पर निक को ड्रैग करके ले जाया जाता है। लिंक्सलीस अपने पावर दिखाते हैं। एक्सपेंशन का ऑर्डर होता है। निक को सेल का डर नहीं, हेडलाइन का डर दिया जाता है। जूडी की डेथ का हेडलाइन। यह साइकोलॉजिकल क्रूएल्टी है। टेंस और अजीब सा काम। हमें यहाँ पता चलता है कि स्नेक का नाम गैरी है। गैरी जूडी को कंफर्ट करता है। जर्नल वापस निकालता है। डिस्टर्बिंग, रॉ पर ज़रूरी। एंटीवेनम पेन और नर्वस ह्यूमर सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देता है। गैरी बताता है कि जर्नल गाला तक कैसे पहुंचा, क्रेट में सफ़र, फैमिली के लिए रिस्क, वो सब बताता है कि कैसे गैरी के ग्रेट ग्रैंडमदर ने वो जर्नल लिखी है, ना कि लिंक्सलीस ने। उन्होंने सिर्फ एक पार्टनर के नाम पे उसे धोखा दिया है। पॉबर्ट जूडी को अश्योर करता है कि वो निक को भी बचाएंगे। फायर जलता है। जर्नल को हीट के पास रखा जाता है। यही रिवील होता है कि जर्नल के अंदर नहीं, जर्नल ही सीक्रेट है। ज़ूटोपिया किसी मैमल ने नहीं, एक स्नेक ने क्रिएट किया था। यह ट्रूथ सिर्फ हिस्ट्री चेंज नहीं करता, पावर स्ट्रक्चर हिला देता है। और इसी सच के साथ कहानी एक नई डायरेक्शन ले लेती है। अब ये सिर्फ जूडी वर्सेस सिस्टम नहीं है, ये जूडी और निक के अलग अलग डर, अलग अलग लव लैंग्वेजेस और एक साथ खड़े रहने की असली टेस्ट बन चुकी है। पॉबर्ट का सर हल्का सा झुकता है, जैसे उसे फाइनली यकीन हो चुका है कि जूडी सच तक पहुंच चुकी है। और इसी पल फिल्म का पूरा एस्थेटिक बदल जाता है। जूडी के आसपास की दुनिया डिसॉल्व हो जाती है और वो स्नेक विजन के अंदर चली जाती है। ये कोई नॉर्मल फ्लैशबैक नहीं है, बल्कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जैसे जूडी को खुद पुराने ज़ूटोपिया में खड़ी हो। इस नई दुनिया में सब कुछ पुराना है, हेवी है और थोड़ा सा उदास भी। यहाँ गैरी की ग्रेट ग्रैंडमदर एग्नेस डी स्नेक अपने स्केचेस में डूबी हुई है। वो शहर को देखती है और नोटिस करती है कि कुछ एनिमल्स इस एनवायरनमेंट में जी नहीं पा रहे। ये सीन ही बता देता है कि एग्नेस सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थी, बल्कि शहर को ट्रूली इंक्लूसिव बनाना चाहती थी। क्लॉक टावर के पास अपने घर लौटकर वो आइडियाज़ बनाती है, प्लान्स ड्रॉ करती है। वेदर वॉल्स का कॉन्सेप्ट यही जन्म लेता है। ये यहाँ से समझ आता है कि सिटी को सबके लिए सेफ और कंफर्टेबल बनाने का सपना पहले से था। एग्नेस अपनी मेहनत को लीगल तौर पर प्रोटेक्ट करने के लिए जर्नल लेकर पेटेंट के लिए जाती, लेकिन उसे एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक पार्टनर। यही लिंक्सलीस का एंट्री लेता है। बाहर से सपोर्ट और हैंडशेक, पर जैसे ही एग्नेस वहां जाती है उसका असली चेहरा सामने आ जाता है।
उसकी आंखों में लालच होता है और जर्नल को देखते हुए वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, पावर। ये सीन से हमें पता चलता है कि बिट्रियल कितना कैलकुलेटेड था। एबेनेजर जर्नल से पेटेंट फाड़कर आग में डाल देता है और यही कहानी और ज्यादा डार्क हो जाती है। एक मर्डर होता है, एक इनोसेंट मेड का मर्डर, और इल्जाम एग्नेस पर डाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्नेक थी। यहाँ सोसाइटी का बायस लाउड हो जाता है, पुलिस आ जाती है, एग्नेस भागती है, शहर उसे विलन बना देता है। एवेंजर सिर्फ यही नहीं रुकता, वो पावर कट कर देता है, रेप्टाइल रेवाइन का क्लॉक टावर बुझा देता है और धीरे धीरे रेप्टाइल शहर से निकल दिए जाते हैं। स्नो के नीचे एक पूरा नेबरहुड दबा दिया जाता है। यह सीन बताता है कि हिस्ट्री कैसे रीराइट होती है, कैसे एक कम्युनिटी सब कुछ इरेज करती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, टाइम रिवाइंड होता है और हमें दिखाया जाता है कि एग्नेस मरते हुए अपना पेटेंट टॉर्टोइस के हाथ से पाती है, जो उसे आग से बचा लेता है। वो अपने घर में उसे छुपा लेती है कॉप्स आने से पहले। ये एक छोटी सी होप है जो सालों तक जिंदा रहती है। स्नेक विजन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है और हम वापस रियलिटी में आते हैं। जूडी का चेहरा स्टन्ड है, पॉबर्ट का एक्सप्रेशन में गिल्ट और रिग्रेट भरा होता है। ये सीन ही बता देता है कि वो अपने परिवार के पास्ट को सुधारना चाहता है। गैरी मैप कंप्लीट करता है और रेप्टाइल रेवाइन की लोकेशन फाइनली सामने आ जाती है। सबके लिए ये सिर्फ जगह नहीं, एक लॉस्ट हिस्ट्री है। जूडी ओल्ड फोटो और क्लॉक टावर को नोटिस करती है। ये डिटेल उसकी डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट को फिर से एक्टिवेट कर देता है। प्लान से ये क्लियर हो जाता है कि पावर कंट्रोल रूम अब भी एग्जिस्ट करता है और अगर स्विच ऑन हो गया तो क्लॉक टावर फिर से बीकन बन सकता है। ये मोमेंट होप का है। तीनों का गोल एक हो जाता है, पेटेंट, सच और उनका घर। पर बैकग्राउंड में डेंजर ऑलरेडी मूव कर रहा होता है। पॉबर्ट का फोन साइलेंटली ट्रैक हो रहा है। किटी और मिल्टन सब देख रहे होते हैं। पैरेलल में निक जेल के अंदर है। ये सीन्स कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं। जूडी फ्यूचर के लिए लड़ रही है और निक सिस्टम से बंधा हुआ है। जेल के कॉरिडोर में निक को वही दुनिया मिलती है जहां रिस्पेक्ट सिर्फ नाम का होता है। ये सीन से हमें पता चलता है कि निक कितना अकेला है। हॉगबॉटम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। निक का ट्रस्ट सिस्टम पहले से ही वीक था और यहाँ वो कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। निबल्स की एंट्री केओस के बीच एक स्ट्रेंज कंफर्ट होती है। वो बातें नहीं, प्रेजेंस से सपोर्ट करती है। यही निक का टर्निंग पॉइंट है। पहली बार वो एडमिट करता है कि उसका डर लॉजिक से ज्यादा लॉस से जुड़ा है। निक का इमोशनल डिप यहाँ से गहरा हो जाता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो अकेला रहने का मास्क पहने हुए है, पर सच ये है कि वो जूडी को खोना नहीं चाहता। ये कन्फेशन लाउड नहीं है, पर रॉ है। निबल्स का हक ये प्रूव करता है कि निक को फिजिकल कंफर्ट बोलना नहीं आता, पर उसे समझना आता है। यही हम देखते हैं। निक सब कैदी को छोड़ देता है और जेल ब्रेक हो जाता है। जेल ब्रेक केओस में बदल जाता है। एक्सीडेंटल फ्रीडम, बेलवेदर का मैडनेस और निक का एस्केप सब एक ही टाइम पे होता है, पर निक का फोकस एक ही जगह होता है, जूडी। फिर होती है व्हील्स की तलाश और यहाँ होती है हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर यानी फ्लैश की एंट्री। ये सब अर्जेंसी को और बढ़ा देते हैं। डेजर्ट ड्यून्स में जूडी, गैरी और पॉबर्ट की जर्नी पैरेलल में चालू है। जर्नल प्लानिंग, ओवर प्रिपरेशन, ये सब जूडी का कोपिंग मैकेनिज्म है। गैरी का काम कॉन्ट्रास्ट बना देता है। पॉबर्ट का साइलेंट स्माइल बता देता है कि ये सिर्फ केस नहीं, रिडिम्पशन है। डोर से कॉप्स अप्रोच कर रहे होते हैं। हॉगबॉटम का ऑब्सेशन क्लियर हो चुका है। जेडपीडी में क्लॉसर की पैनिक कॉमेडी के साथ टेंशन बैलेंस करती है। पासवर्ड्स, डिलेस एंड टाइम स्लिपिंग अवे सब स्टेक्स को हाई कर देते हैं। फेस्टिवल्स का केओस और एक लेयर ऐड कर देता है। बर्निंग मैमल की मैडनेस के बीच जूडी का एक क्विक डिसीजन और पॉबर्ट का फोन तोड़ना ये प्रूव कर देता है कि अब वो हेजिटेशन में नहीं है। ये सीन बताता है कि जूडी कितना ग्रो कर चुकी है और कहानी यही रश पे चली जाती है। कॉप्स पास आ रहे हैं, निक रेस कर रहा है और सच सिर्फ एक स्विच दूर है। ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रही, ये आइडेंटिटी, ट्रस्ट और जस्टिस की रेस बन चुकी है। गेजल का डिसीजन हवे में बाहर लाने जैसा दिखता है।
ये मोमेंट ही बता देता है कि जूडी अब अकेली नहीं है। गैजल टेंट का पिछला फ्लैप खोल देती है, जैसे रास्ता नहीं भरोसा दे रही है। उसी पल ज़ीब्रोस सामने आते हैं। दोनों तरफ 1 सेकंड के लिए फ्रीज, पर हेजिटेशन का वक्त खत्म होता है और अगले ही लम्हे गैजल और उनके टाइगर डांसर्स उन पर टूट पड़ते हैं। ये सिर्फ फाइट नहीं है, ये सालों का दबा हुआ गुस्सा है जो निकल रहा है। बाहर जलते हुए मैमल्स के पास जूडी पॉबर्ट और गैरी के साथ पूरी ताकत से वेदरवॉल के एक्सेस डोर की तरफ भाग रही है। डोर अब सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं रहा, वो पूरी सिटी का फ्यूचर है। पीछे से हॉगबॉटम चिल्लाती हुई आ रही है। जेडपीडी उनकी तरफ करीब होती जा रही है, हर सेकंड काउंट कर रहा है। उसी वक्त जेडपीडी के क्यूबिकल में निक की आवाज आती है। टाइम खत्म हो चुका है। क्लोजर लोकेशन ट्रेस कर रहा है, डेजर्ट और टोंड्रा टाउन के बीच का वेदर वॉल। जैसे ही ये इन्फो मिलती है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फ्लैश की गाड़ी घूमती हुई निकलती है। निक एक ही चीज पर फोकस कर रहा है, जूडी तक पहुंचना। लैंग्सले के स्क्रीन पर मार्श मार्केट जमना शुरू हो चुका है। मिल्टन के चेहरे का रंग उड़ रहा है। अब उसे समझ आता है कि जूडी क्या कर रही है। ये सिर्फ सैबोटाइज नहीं, उनके पूरे एम्पायर का सच सामने लाने वाली है। पैनिक के साथ ऑर्डर जाता है, अब कोई ट्रैंकुलाइजर नहीं, सीधा खत्म करो। डेजर्ट में हॉगबॉटम का हाथ कांप जाता है और जब वो लेथाल डार्ट लोड करती है, स्कोप में जूडी है। 1 सेकंड के लिए उसका कॉन्शियस जागता है। ये सही नहीं लगता। वो शूट नीचे करने ही वाली होती है कि एक धक्का लगता है और डार्ट निकल जाता है। वक्त धीरे हो जाता है। जूडी पॉबर्ट को धक्का देती है, पर डार्ट अब उसकी तरफ आ रहा है। तब रेत के तूफान के बीच फ्लैश की गाड़ी साइड से आकर डार्ट को रोक लेती है। डस्ट स्टॉर्म एक नेचुरल शील्ड बन जाता है। जूडी को पता भी नहीं चलता कि उसकी जान किसने बचाई। वो तीनों वॉल के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर पुराना, भूल-भुलैया जैसा, इंडस्ट्रियल और ठंडा है। गैरी को देखकर छोटे एनिमल्स घबरा जाते हैं। ऊपर जाना पड़ता है। बाहर निक वॉल के पास पहुंचा है। हीट वॉल्स एक्टिवेट होने लगती है। निबल्स आगे भागती है और डोर बंद हो जाता है। निक बाहर फंस जाता है। गर्मी बढ़ती जा रही है। उसकी सांस तेज हो रही है। वो दरवाजे पर हाथ मार रहा है। आखिरी पल में निबल्स डोर खोल लेती है। निक बच जाता है, पर बैरली। ऊपर कंट्रोल रूम में ठंड घुस गई है। गैरी का बदन जमने लगा है। जूडी जर्नल के सहारे असली स्विच ढूंढती है। मॉडर्न पैनल्स काम के नहीं। एक पुराना जंग लगा पैनल मिलता है। स्विच भारी है। तीनों मिलकर ऑन करते हैं। स्पार्क के साथ पावर वापस आती है और दूर पहाड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। रेप्टाइल रेवेन का क्लॉक टावर। ये सीन ही बता देता है कि सच कभी भी पूरी तरह मिटाया जा नहीं सकता। खुशी का एक ही पल मिलता है। जूडी की नजर सिक्योरिटी मॉनिटर पर पड़ती है। बाहर निक फंसा हुआ है। डोर लॉक्ड है। हीट वॉल सब फुल पावर पर जाने वाले हैं। पैनिक वापस आ जाता है और तब सब कुछ टूट जाता है। पॉबर्ट अचानक अपना असली रंग दिखाता है। वेनम का इंजेक्शन। जूडी की शरीर जमने लगता है। गैरी बचाने की कोशिश करता है, पर वो ठंड के मारे कमजोर हो चुका है। पॉबर्ट गैरी को बाहर ठंड में फेंक देता है। जूडी कुछ नहीं कर पाती। उसके आंखों के सामने सब कुछ खिसक रहा है। पॉबर्ट सिर्फ एक चेंज चाहता है, अपनी फैमिली में जगह, अप्रूवल, चाहे उसके लिए किसी को मारना पड़े। वो एंटी वेनम भी साथ ले जाता है। डोर बंद कर देता है। जूडी और गैरी के मरने के लिए छोड़ देता है। बाहर निक जूडी को ढूंढ रहा है। पॉबर्ट अपना रूफ पर पहुंच जाता है। निक समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। नीचे कंट्रोल रूम में जूडी बिल्कुल हेल्पलेस है। उसकी बॉडी साथ छोड़ रही है। गैरी भी ठंड से टूट रहा है, पर वही गैरी जो हमेशा डर के साथ जीता था, प्लान बना लेता है। जूडी की बॉडी की गर्मी उसे जिंदा रखती है। वो उसे लपेट लेता है। स्नेक और बनी एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये सीन ही बता देता है कि फैमिली खून से नहीं, चॉइस से बनती है। कॉप्स जब रूम तोड़कर घुसते हैं, उन्हें सिर्फ एक डरावना सीन दिखाई देता है। गैरी को विलन समझ लिया जाता है। गन्स उठा दी जाती है। ऊपर रूफ पर पॉबर्ट निक को मारने के करीब है। नीचे से गैरी चिल्लाता है। एंटी वेनम का सच सामने आता है। निक सब कुछ समझ जाता है। वो जिंदगी और प्यार के बीच चूज करता है। एंटी वेनम फेंक देता है। आइस टूट जाता है। निक गिरता है। नीचे गैरी एंटी वेनम जूडी को देता है। जूडी जाग जाती है और मॉनिटर पर निक को गिरते हुए देखती है।
उसके अंदर का हीरो एक्सप्लोड हो जाता है। वो कॉप्स को धक्का देती हुई भागती है और बिल्कुल आखिरी ही पल गैरी के सहारे निक को हवा में पकड़ लेती है। पॉबर्ट नीचे बर्फ में खो जाता है। ऊपर रूफ पर सब शांत हो जाता है। निक और जूडी एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जैसे छोड़ दिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ रियूनियन नहीं, ये एक्सेप्टेंस है। दोनों अलग हुए थे डिफरेंसेस के साथ। दोनों अपनी कमजोरी, अपने डर और प्यार एक दूसरे के सामने बिना मजाक के रख देते हैं। निक का प्यार चुपचाप केयर करता है। जूडी का प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइट है। दोनों की लव लैंग्वेजेस अलग है, पर डायरेक्शन एक ही है। ये मोमेंट दिल को छू लेने वाला है। दोनों अपनी इनसिक्योरिटीज एक दूसरे को बताते हैं, जैसे उन्हें बता कि वो छोटे नहीं और बड़े हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। नीचे पॉबर्ट फिर उठ खड़ा होता है। मिल्टन उसे फेंक देता है। पॉबर्ट फिर भी भीख मांगता है। वो बोलता है ये सब मैंने अप्रूवल के लिए किया है, फैमिली के लिए किया है। जब वो पेटेंट तोड़ने का प्रॉमिस करता है तो मिल्टन का टोन बदल जाता है। ये सीन ही बता देता है कि पॉबर्ट को प्यार नहीं, सिर्फ इस्तेमाल मिलता है। और तब निक, जूडी और गैरी वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं स्नोमोबाइल चेस, कैओस, मेज और स्नोकैट, मस्ती के बीच का टेंशन, आखिरी जंप। दोनों साथ में कूदते हैं। पॉबर्ट गिरता है, मैचेस छूट जाते हैं। जूडी बरो करती है, रैबिट किक, निक का ट्रिप। पॉबर्ट बर्फ में धंस जाता है। और ये पूरी जर्नी एक ही बात सिखा जाती है, हीरो बनना परफेक्ट होने से नहीं, साथ रहने से होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी कहानी वही खत्म नहीं होती जहाँ विलन्स गिरते हैं या हीरोज जीत जाते हैं। कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ सच फाइनली अपनी जगह ले लेता है। पॉबर्ट का गिरना सिर्फ एक विलन का डाउनफॉल नहीं होता, बल्कि उस इल्यूजन का टूटना था जिसमें पावर को हेरिटेज समझा जाता है और मेहनत को इग्नोर। अप्रूवल की भीख मांगता हुआ वो मोमेंट ये दिखा देता है कि जब आइडेंटिटी सिर्फ सरनेम पर टिकी हो तो सच सामने आ ही जाता है। वेदरवॉल्स का सच मिलना सिर्फ एक पेटेंट का मिलना नहीं, बल्कि उस हिस्ट्री का वापस आना था जो टाइम के साथ फ्रीज कर दी गई थी। रेप्टाइल रेवेन का हार होना ये बता देता है कि जब सच को रोका जाता है पूरी कम्युनिटीज रुक जाती है, और जब सच को जगह मिलती है तो भूली हुई जिंदगियां फिर से सांस लेने लगती है। गैरी के लिए वो घर सिर्फ ब्रिक्स और रेलिक्स का कलेक्शन नहीं है, वो एक प्रूफ था कि उसकी फैमिली हमेशा से यहाँ बिलोंग करती थी, बस उसकी कहानी सुनने वाला कोई नहीं था। इस पूरी जर्नी के साथ निक और जूडी का सफर क्वाइटली इवॉल्व होता रहा। एक फॉक्स जो अपने फीलिंग्स को सार्केज्म और डिस्टेंस के पीछे छुपा लेता है, और एक बनी जो बिना फिल्टर के केयर और कंसर्न दिखाती है। दोनों की लव लैंग्वेजेस अलग है, बट इंटेंशन एक ही है, साथ रहना, एक दूसरे को चुनना, बिना किसी को छोटा या बड़ा बनाए। जूडी का ट्रस्ट और निक की लॉयल्टी दोनों मिलकर ये दिखाते हैं कि पार्टनरशिप सिर्फ स्किल्स का मैच नहीं होती, वैल्यूज की भी होती है। आखिर में जब सिटी नॉर्मल होती है, सेलिब्रेशंस होते हैं, अरेस्ट होते हैं और न्यूज़ पैकेजेस चलती है, तब भी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शोर में नहीं होता, वो छोटी सी चीज़ों में होता है। एक रिपेयर्ड कैरेट पेन, एक फैमिली हग, एक क्लास जहाँ पुराने राइवल्स भी साथ बैठकर बेटर बनने का प्रॉमिस करते हैं। ये सब बताता है कि चेंज ड्रामेटिक स्पीचेस से नहीं, कंसिस्टेंट एक्शन से होता है। और जब सेटल हो जाता है तब भी कहानी एक रिमाइंडर छोड़ जाती है कि जस्टिस लाउड हो सकता है, पर हीलिंग अक्सर क्वाइट ही होती है। कि फ्रेंडशिप सिर्फ केस सॉल्व करने के बाद नहीं, बल्कि उसके बाद के साइलेंस में टेस्ट होती है। और भी कुछ चीज़ें जैसे ट्रस्ट, बिलोंगिंग और लव या पार्टनर जैसे सिंपल मोमेंट शायद रिकॉर्ड हो जाते हैं, पर असल में दिल के किस्से कोने में ही रह जाते हैं। इसीलिए जब स्क्रीन ब्लैकआउट होती है तो एंड फील नहीं होता, लगता है ये दुनिया अब भी चल रही है, कहानी खत्म नहीं हुई, बस हमें छोड़कर अपनी जगह जीने चली गई। तभी हवा के साथ कुछ हल्का सा गिरता है, एक बर्ड फेदर। ये फेदर ये बताता है कि कहानी अभी जमीन तक सीमित नहीं रही, कुछ ऊपर भी चल रहा है, कुछ जो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। ये एंडिंग फुल स्टॉप नहीं, ये एक कॉमा है। जैसे शहर ने एक सच एक्सेप्ट किया है, वैसे ही अब वो नई पॉसिबिलिटीज के लिए खुल रहा है। हो सकता है अगला थ्रेट लेगेसी से ना आए, हो सकता है वो आसमान से आए, हो सकता है नेक्स्ट कहानी की पावर है, पर्सपेक्टिव है। फेदर का उड़ जाना ये कहकर जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता, और शायद वही ठीक है, क्योंकि जब कहानी खुद को थोड़ा सा खुला छोड़ देती है तभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए वो अपनी जगह बना लेती है। स्क्रीन ब्लैकआउट होती है,
पर लगता है जैसे कहानी अभी ऊपर ही कहीं मंडरा रही है, देख रही है, वेट कर रही है, और जब वक्त आएगा वो फिर से नीचे उतरी। तो यही थी ज़ूटोपिया 2 की कहानी है फ्रेंड्स। देखते रहिए हमारे एपिसोड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।